हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिना रटे बिल्कुल आसान भाषा में एक कहानी की तरह पढ़ते हैं और समझते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि आप इस चैप्टर को एक ही बार में बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या आया उसके बारे में देखेंगे, वियना सम्मेलन के बारे में देखेंगे, नेपोलियन के बारे में देखेंगे, इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे कि इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, इटली के एकीकरण में किन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जर्मनी के एकीकरण के बारे में देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण में किन्होंने योगदान दिया उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद अंत में हम देखेंगे यूनान, हंगरी, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। बस इतना और हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। जिस तरह से हम अपने देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यदि भारत में कोई गलत चीज़ होता है, कोई हमारे देश के साथ गलत करता है या हमारे समाज के साथ गलत करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। यही भावना क्या है, राष्ट्रवाद का है। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, भारत के नागरिक चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, विकास करे, हमारे देश में संतुलन बना रहे। इसलिए उसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। वही भावना है क्या चीज़, राष्ट्रवाद का। अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात। आखिर फ्रांसीसी क्रांति में कैसे हुआ राष्ट्रवाद को उदय? आखिर राष्ट्रवाद को उदय होगा तो क्या रीजन है जो होगा? हम देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद की भावना किसी के मन में कैसे आ जाता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा या किसी देश के द्वारा या किसी राजा के द्वारा वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसी विशेष धर्म के लोगों को, किसी विशेष समुदाय को सताया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तब राष्ट्रवादी भावना सामने आता है। तो फ्रांस में भी ठीक इसी प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं थीं। फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग, जिस तरह से हमारे यहाँ ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, पूजा करने वाले, ठीक इसी प्रकार फ्रांस में होता था पादरी, जो धर्म गुरु होता था, पूजा पाठ करवाता था, चर्च को मानने वाला था। उसे रखा गया प्रथम स्टेट में। द्वितीय स्टेट में रखा गया कुलीन वर्ग को, जो ऊंचे जाति के व्यक्ति थे उन्हें रखा गया। और तृतीय स्टेट में रखा गया जो सामान्य लोग था, किसान था, मजदूर था, गरीब था, उन्हें रखा गया। अब भेदभाव यहाँ पे कहाँ है? तो भेदभाव ये है कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को काफ़ी सारे विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि तृतीय स्टेट के लोगों को किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लगाया गया था, जबकि तृतीय स्टेट के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगाया गया था। भूमि टैक्स देना पड़ता था, वस्तु टैक्स देना पड़ता था, सामान खरीद रहा है उसके बदले टैक्स देना पड़ता था, खेती कर रहा है उसके बदला टैक्स देना पड़ता था, जिस धर्म में है उस धर्म के बदले भी टैक्स देना पड़ता था। उसे काफ़ी अत्याचार किया जाता था उनके ऊपर, उनके बातों को सुना नहीं जाता था, काफ़ी अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुआ। अब देखते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक लुई 16वां थे, जो निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। उन्हें शासन करने की विधि नहीं मालूम थी, वे फिजूल खर्ची थे, वे अय्यासी में अपना रुपया लुटाते थे, राज्य के रुपया लुटाते थे, जिसके शासनकाल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। उनके ऊपर लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। फ्रांस की प्रतिष्ठा को काफ़ी गहरा चोट पड़ा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। हम देखते हैं नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन ने किस तरह राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को
कोर्सिका द्वीप में हुआ था, जो इटली के निकट स्थित है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन एक सेनापति था। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुआ तो उसके पश्चात नेपोलियन को लगने लगा अब राजनीति में कुछ बदलाव होने वाला है, इसलिए 1789 ईस्वी में ही नेपोलियन राजनीति में प्रवेश कर जाता है। अब जब राजनीति में प्रवेश कर जाता है तो अपने बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। नेपोलियन का विचार सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो जिसके फलस्वरूप 1804 ईस्वी को नेपोलियन बन जाता है फ्रांस का सम्राट। अब सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन अपने द्वारा लिखे गए संविधान नेपोलियन संहिता को 1806 ईस्वी को लागू करता है और फ्रांस में अच्छे अच्छे कार्य करता है। जो अधिकार तृतीय स्टेट को नहीं था उन्हें दिया गया। विशेषाधिकार जो प्राप्त था प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोगों को, उनसे वो विशेषाधिकार छीन लिया गया, वापस खत्म कर दिया गया। परिवहन व्यवस्था अच्छा की गई, व्यापार को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा में सुधार किया गया, नागरिक अधिकार दिए गए, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो समाप्त कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए नेपोलियन ने, जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी नेपोलियन की तरह राजा की मांग होने लगी। वो लोग चाहते थे कि मेरे क्षेत्र में भी नेपोलियन की तरह राजा बने। तो नेपोलियन अब धीरे 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 अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके जनता को अधिकार दिलाने लगे। किंतु 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के बीच हुआ और नेपोलियन के अलावा ऑस्ट्रिया था, पर्सिया था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ये तीनों मिलकर नेपोलियन से युद्ध किया था, जिसमें नेपोलियन हार गया था। और जब नेपोलियन हार गया तो उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नेपोलियन का कहानी खत्म। अब देखते हैं, जैसे ही नेपोलियन हार जाता है तो ठीक 1815 को ही एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है जिसका नेतृत्व करता है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। और इस सम्मेलन का उद्देश्य होता है पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना, जिसे नेपोलियन ने खत्म कर दिया। नेपोलियन के द्वारा जीते गए जितना भी क्षेत्र था उस सभी को पुनः वापस कर दिया गया। फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया। फिर से प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र को स्थापित किया गया। अब देखते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स टेन था, जो वियना सम्मेलन के दौरान फ्रांस का शासक बना था। ये निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे। इसके शासनकाल में लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया। इसके साथ ही साथ इससे भी खतरनाक एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पॉलिग्नेक। वो गरीबों को देखना तक नहीं पसंद करता था। उसे चार्ल्स टेन ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसके कारण लोगों का आक्रोश काफ़ी बढ़ गया। लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर राजा ने 25 जून 1830 को 4 अध्यादेश पारित करता है, जिसके विरोध में फ्रांस में क्रांति होती है और इसे ही कहा जाता है जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति में बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है और आर्लेयंस वंश के नया शासक लुई फिलिप को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के शासक लुई फिलिप थे, जो उदारवादी थे किंतु काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। वो पहले खुद का लाभ चाहते थे। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरा काम हो। इन्होंने 1840 ईस्वी को गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। यह किसी भी तरह के वैधानिक, संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था। किसी भी सुधारात्मक कार्य करना नहीं चाहता था ये। इसके शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई और इसी क्रांति को 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इटली के बारे में। तो इटली जो है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और इटली उस समय कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और प्रत्येक क्षेत्रों में
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थीं। वे सभी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। सभी का अपना अपना विचार था, जिसमें से सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, किंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को एकत्रित करने का प्रयास किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जितना भी क्षेत्र में विखंडित था इटली, उन सभी क्षेत्रों को एकत्रित करके 3 क्षेत्रों में एकत्रित कर दिया। सिसपाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन, इन तीनों में एकत्रित कर दिया इटली को। उसके पश्चात भी इटली के एकीकरण में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मेजनी, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इटली के एकीकरण में, मेजनी चाहता था इटली को एक गणराज्य बनाना, जबकि पोप चाहता था इटली को एक धर्म राज्य बनाना, यानी धर्म के आधार पर राज्य बनाना चाहता था उसको। किंतु एक और शासक था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। वो चाहता था कि हम किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, जिसको भी मिलना है वो मेरे क्षेत्र में आकर मिले। तो ये भी बाधाएं थी इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी ने काफ़ी अहम योगदान निभाया। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेजनी के बारे में। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। उसने इटली के एकीकरण करने के लिए 1831 में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी को यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। मेजनी जो था ये कार्बोनारी दल का एक सदस्य था। अब देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। तो आपको बता दें कि सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की मदद करके इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को पूरे विश्व के सामने ला दिया। फिर आते हैं गैरीबाल्डी के ऊपर। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। उसने किसानों की मदद से एक सेना बनाई, जिसकी मदद से सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया। फिर जब इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काउंट काबूर ने अपना सेना भेज दिया रोम के संरक्षण में, जिसके कारण ये रुक गए। और उसी समय काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बीच मुलाकात होता है और फिर से गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करने की योजना त्याग कर एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन यापन करने लगते हैं और 1862 को ही काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात सन 1871 ईस्वी को संपूर्ण इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में संपन्न हो जाता है। अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करते हैं। तो उस समय जर्मनी भी लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था और सभी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताएं थीं। किंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने इन 300 को एकत्रित करके 39 रियासतों में एकत्रित कर दिया और उसमें से सबसे प्रमुख क्षेत्र था पर्सा और एक शक्तिशाली क्षेत्र भी था। वहाँ का चांसलर थे विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जानते थे कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में उसे हराना पड़ेगा, तभी जर्मनी का एकीकरण संभव है। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए चाहिए सेना। तो इसलिए इन्होंने अपना पद छोड़कर बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त किया और बिस्मार्क जब पर्सा का चांसलर बने तो उन्होंने सेनाओं को बढ़ाना शुरू किया, शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसके पश्चात रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए उन्होंने 3 युद्ध लड़े। 1864 में लड़े डेनमार्क से, 1866 में लड़े ऑस्ट्रिया से, 1870 में लड़े फ्रांस से। तो एक एक करके हम देखते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया 1864 ईस्वी को। जब डेनमार्क पराजित हो गया तो सेल्सबिंग पर्सा ले लिया और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया ले लिया। फिर पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया 1866 ईस्वी को, जिसे सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात सबसे अंत में 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध किया फ्रांस के साथ। अब जैसे ही फ्रांस के साथ युद्ध हुआ
तो अंत में 10 मई 1870 ईस्वी को दोनों देशों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। उसके पश्चात सन 1871 ईस्वी को जर्मनी का भी एकीकरण संपन्न हो गया। तो ये था कहानी। अब बात करते हैं यूनान का। तो यूनान को यूरोप में साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, किंतु तुर्की ने उस पर अधिकार कर लिया था। तुर्की से आज़ादी पाने के लिए यूनान के लोगों ने हितेरिया फिलाइक नामक संगठन बनाया। फिर संघर्ष वहाँ चला। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के पश्चात यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।